मॉर्निंग अगेन। आप सब लोगों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है क्यों पढ़ते, उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। और ख़ास करके यूँ समझ लीजिए ना कि जो तत्व मीमांसा है, जिसको हम लोग मेटाफिजिक्स की बात करते हैं, उसको समझने में भी जो भी फिलोसफर्स हैं उनको भी ये बड़ी मदद करता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम जो है वो किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का एक सबसे फंडामेंटल पार्टिकल्स है। अब एटम के बारे में कह दीजिए, और एटम भी अलग अलग पार्टिकल्स से बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से, ये अलग बात है। लेकिन हम वैसे फिलोसफर्स को ये समझने में बड़ा मदद करता है और इसलिए ये इतना इंटरेस्ट का सब्जेक्ट भी है। लेकिन हमें जो समझना है वो केमिस्ट्री का कंसेप्ट समझना है और एटम्स के बारे में समझना है, उसके ऑर्बिटल्स के बारे में समझना है, ऑर्बिटल्स के एनर्जी के बारे में समझना है। तो हम लोग उसी को ध्यान में रख के इस चैप्टर को पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले दिनों आपको ये समझा दिया था कि एटम्स के भीतर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। इसका एविडेंस, इसका इशारा हमें मिला है कुछ फेनोमेनन से, कुछ घटनाओं से। और वे घटनाएं थी कि जब दो चीज़ों को रगड़ा जाता है आपस में तो उनमें अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। निश्चित रूप से अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी चार्ज के कारण आती होगी, तो कुछ चार्ज का ट्रांसफ़र होता है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में, और हम लोग उसी चार्ज को खोजने चल रहे हैं। उसी चार्ज, वो चार्ज जो होगा वो किसी पार्टिकल पे होगा या केवल चार्ज भी हो सकता है। तो हम लोग उन्हीं पार्टिकल्स को, जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कह रहे हैं, उनको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दरमियान इस काम के लिए माइकल फैराडे ने एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाया था। उस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, डिस्चार्ज ट्यूब में मैंने बताया था कि 60 सेंटीमीटर के आसपास लंबा एक ग्लास का ट्यूब लिया गया और उस ट्यूब में 2 मेटेलिक प्लेट्स लगा दिए गए और उन मेटेलिक प्लेट्स को इलेक्ट्रोड कहते हैं। उन मेटेलिक प्लेट्स को इलेक्ट्रोड कहा जाता है और इनसे वायर लगे हुए होते हैं और इनको आप किसी भी सर्किट से, इलेक्ट्रिक सर्किट से इसको जोड़ सकते हैं और हम चाहें तो इससे करंट भी पास करा सकते हैं। ये डिस्चार्ज ट्यूब हुआ। तो मैं इस पूरे सेटअप को कहना चाह रहा हूं कि यह डिस्चार्ज ट्यूब हुआ। डिस्चार्ज ट्यूब, पहली बात। इनको कहा जाता है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है इनको। ये भी इलेक्ट्रोड्स ही कहे जाते हैं, इनको भी इलेक्ट्रोड कहा जाता है। और ये एक स्विच लगा हुआ है, ये हमने यहाँ स्विच लगा दिया है। स्विच ऑन करेंगे तो सर्किट पूरा हो जाएगा। ये सारी बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट माइकल फैराडे के द्वारा शुरू किया गया। माइकल फैराडे ने नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे इससे जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, उनका एम क्या था ये पहले ही आपको बता चुका हूँ कि वो चाहते थे कि क्या होता है ये जानना, कि अगर हम गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा, ये वो जानना चाहते थे। तो उन्होंने क्या कि नॉर्मल कंडीशन में उस गैस में गैस भर दिया और उस गैस से करंट पास कराया, तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिला। तो इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट को माइकल फैराडे ने शुरू किया था। माइकल फैराडे used normal condition to study the effect of current upon the gas। गैस पर करंट का क्या असर होगा
यह जानने के लिए माइकल फैराडे ने नॉर्मल कंडीशन, सामान्य स्थिति इस्तेमाल किया। नॉर्मल कंडीशन में उन्होंने ये काम किया, लेकिन उनको कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिला। इस एक्सपेरिमेंट को, द सेम एक्सपेरिमेंट was repeated in 1859 by प्लकर। एक साइंटिस्ट हुए प्लकर, कह सकते हैं प्लकर ईटल, मतलब उनके और भी सहयोगियों ने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, विथ सम मॉडिफिकेशंस। उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस भी इंट्रोड्यूस किए। मॉडिफिकेशंस क्या था? पहला मॉडिफिकेशन था उनका कि उन्होंने जितने भी जो भी डिस्चार्ज ट्यूब है उसके इनर वाल पर एक कोटिंग कर दिया जिंक सल्फाइड का। उन्होंने टेस्ट इनर वाल पे जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दिया। कोटिंग ऑफ जिंक सल्फाइड ओवर इनर वाल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के इनर वाल पर उन्होंने जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दिया। और ये जिंक सल्फाइड क्या होता है मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। ये जिंक सल्फाइड का कोटिंग उन्होंने कर दिया इनर वाल पे। मैं इसको लिख देता हूं, कोटिंग ऑफ जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड एक फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंस है। ZnS इज ए phosphorescent substance that starts to glow when any radiation फॉल्स ऑन इट। जब कोई रेडिएशन उस पर पड़ता है तो वो चमकने लगता है। आपने देखा होगा ये, जैसे बहुत सारे साइन बोर्ड्स लगे होते हैं NH वगैरह पर, नेशनल हाईवेज वगैरह पे, तो उसमें जैसे ही लाइट, रात को अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं आप, तो उस पर जैसे ही लाइट, हेडलाइट पड़ता है, लाइट जैसे ही पड़ता है वो चमकने लगता है। तो चमकने लगेगा, फिर उस पर से लाइट पड़ना बंद हो गया, वो बंद हो जाएगा। आप इवन कि घर में भी आपने देखा होगा, ब्लैक एंड वाइट टीवी अगर पहले देखे होंगे आप, आज के ज़माने में तो बड़ा रेयर हो गया, तो ब्लैक एंड वाइट टीवी जब ऑफ लाइट कट जाता था तो उसका स्क्रीन दिखता था, उसका स्क्रीन दिखते रहता था थोड़े समय के लिए। या आप जो मरकरी लाइट होता है घर में, मरकरी या CFL, तो CFL में भी देखिएगा कि जब लाइट कटेगा तो अंधेरे कमरे में वो CFL का रॉड जो है वो दिखता रहता है। तो ये सब कुछ ऐसी फेनोमेनन है, दो तरह की फेनोमेनन होती है, फॉस्फोरेसेंस एंड फ्लोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस एंड फ्लोरेसेंस मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। एक घटना होती है केमिलुमिनेसेंस। केमिलुमिनेसेंस एक फेनोमेनन है। केमिलुमिनेसेंस में होता क्या है कि कोई भी सब्सटेंस जिस पर लाइट पड़ेगा तो वह चमकने लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और जब लाइट का सोर्स काट दिया जाता है तो या तो थोड़ी देर चमकता रहेगा या तुरंत बुझ जाएगा। इसके आधार पर दो तरह का केमिलुमिनेसेंस किया। तो मैंने पहले ये लिख देता हूं कि द सब्सटेंस स्टार्ट्स टू ग्लो as soon as the radiation strikes on it. The radiation
स्ट्राइक्स ऑन इट। जैसे ही रेडिएशन उससे टकराता है वो चमकने लगता है। इस घटना को, इस फेनोमेनन को केमिल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। केमिल्यूमिनेसेंस दो तरह का हुआ, फ्लोरिसेंस एंड फॉस्फोरिसेंस। फ्लोरिसेंस का मतलब हुआ कि द substance starts to glow when ray strikes on it and remain glowing even after cutting the radiation off। जो रेडिएशन हम डाल रहे हैं जब उसको कट ऑफ कर देते हैं तब भी वो थोड़े समय के लिए चमकता रहे तो उसको कहेंगे फ्लोरिसेंस। और फॉस्फोरिसेंस का मतलब हुआ कि द सब्सटेंस starts to glow when electromagnetic radiation या कहिए radiation strikes and stops glowing when radiation is cut off। जब रेडिएशन कट ऑफ कर दिया जाता है तो ग्लोइंग बंद हो जाता है, उसको कहते हैं फॉस्फोरिसेंस। तो दो तरह की बातें हुई। तो हमारा जो जिंक सल्फाइड है वो फॉस्फोरिसेंस सब्सटेंस है, जिस पर रेडिएशन पड़ेगा तो वो चमकने लगेगा। और इसका बहुत सारे जगहों पे यूज किया जाता है। टेलीविज़न का जो स्क्रीन होता है, पिक्चर ट्यूब, उसके पिक्चर ट्यूब पर भी इसका कोटिंग किया हुआ रहता है, तो वो उसी के कारण वो चमकने लगता है। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि यहाँ जो जिंक सल्फाइड का यूज़ किया गया, उसके यूज करने का कारण था कि अगर कोई रेडिएशन उसमें से निकल रहा होगा तो हम उसको पहचान पाए, उसको आइडेंटिफाई कर पाए। तो जिंक सल्फाइड क्यों यूज किया गया? ZnS was used in the discharge tube to detect the radiation emitted if any। कहने का मतलब हुआ कि अगर इसमें कोई रेडिएशन निकलेगा तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जिंक सल्फाइड का एक कोटिंग किया गया कि अगर वहाँ जिंक रेडिएशन पड़ेगा तो जिंक सल्फाइड का कोटिंग, जिंक सल्फाइड चमकने लगेगा, ग्लो करने लगेगा और हम पहचान जाएंगे, हम जान जाएंगे कि वहाँ कुछ रेडिएशन निकल रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग नहीं मतलब प्लकर ने यहाँ जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया था। दूसरा मॉडिफिकेशन किया कि वेरी लो प्रेशर about 10⁻² torr was used। 10⁻² torr का प्रेशर इस्तेमाल किया गया। और तीसरा जो मॉडिफिकेशन किया गया वो बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, वेरी हाई वोल्टेज अबाउट 11,000 वोल्ट वाज अप्लाइड। 11,000 वोल्ट उसमें अप्लाई किया गया। ये 3 मॉडिफिकेशंस किए गए और पाया गया कि कैथोड प्लेट के तरफ से कुछ रेडिएशंस निकली। पाया ये गया
कि एनोड प्लेट के पीछे बहुत सारे ग्लोज नज़र आ रहे हैं। तो एनोड के पीछे ग्लोज नज़र आने का बस एक ही कारण हो सकता है कि कैथोड की तरफ से कुछ रेडिएशंस आ रहे होंगे। और 1859 ईस्वी में प्लकर ने उन सारे रेडिएशंस का नाम रख दिया कैथोड रेज। और फिर से उसी टीम के कुछ और मेंबर्स ने उसको स्टडी किया। एक नाम आता है क्रुक। उन्होंने इसको और आगे बढ़ाया और बाद में चल के फाइनली उन्हीं कैथोड रेज को कहा गया कि इट इज़ एक्चुअली द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स के बीम है। और फिर बाद में उसका कैरेक्टराइजेशन हुआ, बहुत सारी बातें हुई, हम उसको देखेंगे अभी। लेकिन यहाँ इसी समय 1859 ईस्वी में कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई, जो बाद में चल के 1897 के आसपास इसको इलेक्ट्रॉन की संज्ञा दी गई और इसका क्रेडिट गया जे थॉमसन को। जे थॉमसन ने इसका कैरेक्टराइजेशन किया, इसका चार्ज निकाला, इसका E/m रेशियो कैलकुलेट किया, इसका मास निकाला और उन्होंने एक नाम दे दिया इसको इलेक्ट्रॉन। इसको इलेक्ट्रॉन कहा गया। 1897 की बात है। इतने साल लगे इसको कन्फर्म करने में। तो खैर हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशंस मिले वो ऑब्जर्वेशंस क्या थे। और ये तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा ये देख लेना ऑब्जर्वेशंस को, लिस्ट टेबुलाइज कर लेना है कि कैसे वो ऑब्जर्वेशंस मिले हैं हमको। और उन ऑब्जर्वेशंस से हम कंक्लूजन भी निकालेंगे कि आखिर जो ऑब्जर्वेशंस हमें मिल रहे हैं उन ऑब्जर्वेशंस का मीनिंग क्या है, क्यों मिल रहे हैं वे ऑब्जर्वेशंस, हम मीनिंग भी उसका निकालेंगे। तो उस कंडीशन में इन दैट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन का मतलब कि जो नया एक्सपेरिमेंटल कंडीशन अप्लाई किया गया, क्या अप्लाई किया गया, प्रेशर बहुत कम, जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया गया, वोल्टेज बहुत ज़्यादा, many glows were observed behind the एनोड प्लेट के पीछे बहुत सारे ग्लोज नज़र आते हैं। एनोड किसको कहते हैं, जो पॉजिटिव होता है। आप यहाँ पॉजिटिव होता है उसको एनोड नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एनोड वो है जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि एनोड पॉजिटिव को ही कहते हैं। ये एनोड प्लेट है और ये कैथोड प्लेट है। इस एक्सपेरिमेंट में ये कैथोड प्लेट है। ये बातें बदल भी सकती है, ये कोई कंडीशन नहीं है। तो कहा कि एनोड के पीछे बहुत सारे ग्लोज नज़र आ रहे थे। इसका मतलब है कि कैथोड की तरफ से कुछ रेडिएशंस आ रही हैं जो एनोड के पीछे ग्लो पैदा कर रही है। इसका मतलब हुआ कि कैथोड के प्लेट से इट मीन्स some radiations are coming from cathode plate that causes glows behind the एनोड प्लेट, जो एनोड प्लेट के पीछे ग्लोज पैदा कर रहा है। इससे यह साबित हुआ। प्लकर ने उन रेज का नेम्ड these rays as the कैथोड रेज। प्लकर ने उनका नाम कैथोड रेज रखा। कैथोड रेज उनको कहा गया
कैथोड रेज। चूंकि वो कैथोड प्लेट से आ रही थी इसलिए उनका नाम रख दिया गया कैथोड रेज। ये जो कैथोड रेज है इसके बारे में बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस मिले। उस टीम ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस देखे और वो ऑब्जर्वेशंस में से कुछ ऑब्जर्वेशन मैं आपको आपसे शेयर करता हूँ। ऑब्जर्वेशन जो काम का ऑब्जर्वेशन है जिससे हमको बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। ऑब्जर्वेशन था कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं कैथोड रेज के चारों तरफ तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर जाता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर जाता है। तो निश्चित रूप से अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है तो कैथोड रेज पर निगेटिव चार्ज होगा, तभी तो वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर गया है। ये साबित करता है कि कैथोड रेज निगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो मैं ये बात यहाँ लिख देना चाहूँगा कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैथोड रेज मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। इसका यह मतलब हुआ, इट मीन्स कैथोड रेज इज निगेटिवली चार्ज्ड। कैथोड रे जो है वो निगेटिवली चार्ज्ड है। इसका यह सीधा मतलब होता है कि कैथोड रेज पर निगेटिव चार्ज होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर गया और अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, इसलिए कैथोड पर हमने कंक्लूड कर लिया कि उस पर निगेटिव चार्ज होता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि जब इसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल डाला जाता है, ओपेक सब्सटेंस डाला जाता है, तो उसका ये इमेज बनाता है, उसका शैडो बनाता है। तो शैडो बनाने का मतलब हुआ कि यह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इट फॉर्म्स शैडो ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट placed in its path। इसके रास्ते में रखे हुए किसी भी ओपेक सब्सटेंस का ये शैडो बनाता है। इसका यह मतलब होता है कि कैथोड रेज travels in the straight line कैथोड रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इसका यह मतलब हुआ। एक ऑब्जर्वेशन और देख लीजिए। कहता है कि जब इसके रास्ते में कोई पिन व्हील रखा जाता है, पिन व्हील एक ऐसा व्हील जो पिन का बना हुआ है। पिन व्हील का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग बचपन में भी खेला करते थे, ऐसा ये पिन का बना हुआ एक चक्की, पिन व्हील इसको कहते हैं हम। व्हेन अ पिन व्हील इज placed in the path of cathode rays, then motion is introduced into that pin wheel। उस पिन व्हील में मोशन इंट्रोड्यूस हो जाता है। देखा होगा आपने, एक कागज़ का भी बना हुआ व्हील होता है, उसको लगाए रहते हैं एक लकड़ी में और उसको हवा के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो वो घूमता है। यहाँ जो पिन व्हील है वहाँ तो हवा तो है नहीं। पिन व्हील जो है वो पार्टिकल का बना हुआ, उसमें मास है
और एक मास में पार्टिकल में मोशन इंट्रोड्यूस करने वाला दूसरा पार्टिकल ही हो सकता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक छोटा सा पिन रख दीजिए टेबल पे, उस पर बड़ा सा टॉर्च जलाइए, क्या टॉर्च की रोशनी से उस पिन में मोशन आ जाएगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? नहीं, कभी नहीं आएगी। लेकिन वहीं अगर दूसरे पिन से उसको थोड़ा सा मारिए तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एक पार्टिकल में दूसरा पार्टिकल ही मोशन इंट्रोड्यूस कर सकता है, और इससे साफ साफ जाहिर होता है कि कैथोड रेज में पार्टिकल नेचर है। ये हम आपको कहना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि सिंस ए पार्टिकल only can introduce motion into another particle, so we can say that there is particle nature, in the cathode rays। कैथोड रेज में पार्टिकल नेचर होता है, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन से कि कैथोड रेज में पार्टिकल नेचर होता है। हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया। अब एक ऑब्जर्वेशन और भी समझिए जिसका रिजल्ट, जिसका कंक्लूजन हम बाद में निकालेंगे। कहता है कि अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए, 10⁻⁻² टॉर से प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो कोई रेज नज़र नहीं आता है। तो ये कहना चाहते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर ग्रेटर देन 10⁻⁻² टॉर, नो रेज इज ऑब्जर्व्ड। अगर ऐसा किया जाता है तो कोई रे ऑब्जर्व नहीं होता है। इसका कंक्लूजन हम बाद में डिस्कस करेंगे। चौथा ऑब्जर्वेशन है, ये 2 बार लिखा गया, तो ये C हुआ, ये D होगा और ये E हुआ। ये 5वां ऑब्जर्वेशन हम लिखने जा रहे हैं। कहता है कि अगर प्रेशर 10⁻⁻² टॉर से घटा दिया जाए तब भी कोई रे नज़र नहीं आएगा। ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर लोअर देन 0.01 टॉर, ऐसा करिए ना, इसको एक लिमिट दिया 0.0001 टॉर, अगेन नो रे इज ऑब्जर्व्ड। कोई रे ऑब्जर्व नहीं होता है। एक ऑब्जर्वेशन और हम लोग लिख सकते हैं। मैं इस फिगर को अभी नहीं मिटाऊंगा क्योंकि इससे कुछ बातें समझानी है। इसकी मदद से मैं कुछ बात क्लियर करना चाहता हूं, इसलिए मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं। एक ऑब्जर्वेशन और भी है कि ऑन क्रिएटिंग वैक्यूम in the discharge tube, no ray
नो रे इज ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब हुआ कि कैथोड रेज गैस के कारण ही निकल रहा है। गैस अगर बदल देंगे तो कैथोड रेज नहीं, सॉरी, गैस अगर हटा देंगे, एकदम से वैक्यूम कर देंगे तो कोई कैथोड रेज नज़र नहीं आएगा। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसमें भरा हुआ गैस। एक ऑब्जर्वेशन और है कि ऑन चेंजिंग द इलेक्ट्रोड मटेरियल, अगर हम इलेक्ट्रोड बदल देते हैं, इलेक्ट्रोड मटेरियल जो एनोड एंड कैथोड हम इस्तेमाल किए हुए हैं, एनोड एंड कैथोड, नो चेंज इन द नेचर ऑफ कैथोड रेज इज ऑब्जर्व्ड। कैथोड रेज के नेचर में कोई चेंज नहीं होता है। एक ऑब्जर्वेशन और भी समझ लें। कहता है कि जो कैथोड रेज है वो फुल लेंथ ट्रेवल करता है, मतलब पूरा डिस्चार्ज ट्यूब में ट्रेवल करता है। वो ऐसा नहीं कि कहीं बीच से शुरू हुआ है, वो फुल लेंथ ट्रेवल करता है। तो ये बात मैं लिख देता हूं कि कैथोड रेज ट्रेवल फुल लेंथ ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब को फुल लेंथ ये ट्रेवल करता है। इसका भी अपना एक कंक्लूजन है, हम आपको समझाएंगे बाद में। लेकिन अभी जो ऑब्जर्वेशंस हम टेबलाइज कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, इसको देखना है और इसके बेसिस पर हम अब कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। असल में ये है क्या, क्यों निकलता है, इस पर चर्चा करनी है कि आखिर में ये कैथोड रेज निकलता क्यों है। तो उसके लिए क्रूक एक साइंटिस्ट हुए, 1859 की ही बात है। उसी साल ये सारी की सारी बातें हुई। उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया, एक मैकेनिज्म दिया कि कैथोड रेज क्यों निकलता है। कैथोड रेज के निकलने का कारण क्या है, इस पर क्रूक का बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है, बड़ा ही इंफॉर्मेटिव मैकेनिज्म है। अभी आपके सामने रखता हूँ उस मैकेनिज्म को और आप भी समझ जाएंगे कि असल में हुआ क्या होगा, क्यों कैथोड रेज निकला होगा। और कैथोड रेज निकला तो उसमें जो ऑब्जर्वेशंस हमें मिले, उन ऑब्जर्वेशंस का कारण क्या था, उसका मीनिंग भी क्या है, उससे कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे, ये सारी की सारी बातें अभी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़रूरी है, वो दिमाग में होना चाहिए। इन 1859 इसी समय एक साइंटिस्ट हुए, क्रूक, गेव द mechanism of emission of cathode rays। कैथोड रेज के इमिशन का उन्होंने मैकेनिज्म दिया। उन्होंने कहा, ध्यान से समझिएगा, कि जब बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उस हाई वोल्टेज पर जो न्यूट्रल गैस हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, उस न्यूट्रल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, और आयोनाइज होके एक मैसिव पार्टिकल बनाते हैं और एक मासलेस पार्टिकल बनाते हैं। देखिएगा, कहता है कि एट वेरी हाई वोल्टेज, और वो वोल्टेज कितना है, लगभग 11,000 वोल्ट।
द न्यूट्रल गैसियस मॉलिक्यूल्स get dissociated into massive part and massless part। उन्होंने अभी ये नहीं कहा है कि इलेक्ट्रॉन होता है, हम उसको मासलेस पार्ट मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज कीजिए कि वो गैस X है, ये है गैस जो हमने भरा हुआ है डिस्चार्ज ट्यूब में। जब इस पर 11,000 वोल्ट करंट पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, 11,000 वोल्ट पोटेंशियल, तो कहता है कि ये टूट जाता है Xn प्लस Ne। ये मैसिव पार्ट बना है, और ये मासलेस पार्ट बना है। ये जो मासलेस पार्ट है वो किधर मूव करेगा? मूव टुवर्ड्स एनोड। निश्चित रूप से ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। होने दीजिए। ये पहली बात कही उन्होंने कि ये मासलेस पार्ट और मैसिव पार्ट में टूट जाता है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि जो मैसिव पार्ट है, मैसिव पार्ट मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है, मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, वो कैथोड की तरफ मूव करता है। स्ट्राइक्स विथ इट एंड मेक्स इट आयोनाइज्ड, उसको भी आयोनाइज कर देता है। कैथोड का जो मेटेलिक प्लेट है उसको भी आयोनाइज कर देता है। देखिए, ये जो मेटेलिक प्लेट है जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये कैथोड किसी न किसी मेटल का हमने बनाया है, तो ये कैथोड है। जब इसके पास ये Xn+ आया जो मैसिव पार्ट है, तो ये टूट गया। फिर Mn+ मैसिव पार्ट प्लस मासलेस पार्ट में ये टूट गया। और ये जो मासलेस पार्ट है मूव्स टुवर्ड्स एनोड एंड कॉजेज glows behind anode। एनोड की तरफ जो ग्लोज नज़र आ रहा है वो उसी के कारण आ रहा है। इसका मतलब हुआ, हम इसी को कहेंगे बीम ऑफ दिस मासलेस पार्टिकल, बीम ऑफ दीज मासलेस पार्टिकल, इसी को कहा जाता है कैथोड रेज। कैथोड रेज हम अभी नहीं जानते हैं कि ये कैथोड रेज क्या है, लेकिन हमने इतना कम से कम समझ लिया है इस मैकेनिज्म के थ्रू कि यह कैथोड रेज उस मासलेस पार्टिकल का बीम है। ये बहुत सारे मासलेस पार्टिकल्स एक साथ चले तो वो कैथोड रेज के रूप में नज़र आए। इस मैकेनिज्म से बहुत सारी बातें समझ में आती हैं कि ये जो कैथोड रेज है एकदम कैथोड प्लेट से निकल रहा है, इसलिए यह पूरा का पूरा ट्यूब के लेंथ को ट्रैवल करेगा। मैं यहाँ इस बात को लिख देना पसंद करता हूँ कि एज कैथोड रेज
कैथोड रेज आर originated from the cathode plate so it travels the entire length of the tube। यह ट्यूब के इंटायर लेंथ को ट्रेवल करता है। तो इतनी बात समझ गए आप कि ये जो कैथोड रेज है वो एक्चुअली बीम ऑफ दैट मासलेस पार्टिकल है और इसको हम लोग कैथोड रेज कहते हैं। और मासलेस पार्टिकल जो है इस पर निगेटिव चार्ज है, क्योंकि पहले ही हमको ऑब्जर्वेशन में मिला था कि ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, तो निश्चित रूप से इस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से बाद में चल के बहुत सारे रिसर्च हुए और इसी मासलेस पार्टिकल को, कैथोड रेज को कहा गया कि कैथोड रेज जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम ये बात भी यहाँ मेंशन कर देते हैं कि लेटर ऑन दिस कैथोड रे is termed as the beam of electron। ये इलेक्ट्रॉन्स के बीम के रूप में पहचाने गए कैथोड रेज को हम अब समझते हैं कि इट इज एक्चुअली द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बाद में हम इस मैकेनिज्म के द्वारा हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इसमें ऑब्जर्वेशन ये था कि जब हम उसका प्रेशर बढ़ा देते हैं, अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे इसमें, तो ध्यान दीजिए कि प्रेशर बढ़ाने के बाद जो मासलेस पार्टिकल कैथोड प्लेट से निकलने वाले थे उनको रेसिस्टेंस फील होगा और वो वहाँ से कैथोड प्लेट से नहीं निकल पाएंगे, तो कोई रेज नज़र नहीं आएगा। अगर आप प्रेशर घटाकर एकदम से वैक्यूम कर देते हैं तो कोई गैस नहीं है उसमें, डिस्चार्ज ट्यूब में कोई गैस नहीं है, तो आयोनाइजेबल नहीं है, कोई गैस आयोनाइज नहीं हुआ, तो वो फिर कैथोड रेज निकालेगा कैसे। अगर हम इसमें ये कैथोड प्लेट बदल भी देते हैं तब भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है नेचर पर। इसका यह मतलब हुआ कि चाहे कितने भी मेटल्स बदल लीजिए, सारे के सारे मेटल्स में ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे। जब हम उसको इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, इसका मतलब है कि दुनिया के सारे मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसको अगर हम थोड़ा सा और इलेबरेट करके बोलें, थोड़ा सा और बड़ा करके बोलें, तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के सारे सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स की संज्ञा दे सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स कह सकते हैं क्योंकि गैस बदलने से इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इलेक्ट्रोड बदलने से, मेटल बदलने से कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब दुनिया के सारे सब्सटेंसेस में ये कैथोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स हम कहेंगे। ये सारे ऑब्जर्वेशंस जो थे वो इलेक्ट्रॉन्स को कैरेक्टराइज करने के लिए बहुत सफिशिएंट थे और इसके मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए। ठीक वैसे ही प्रोटॉन भी डिस्कवर होंगे, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टराइजेशन जो जे थॉमसन ने किया, जिसके कारण उनको डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ये देखना अभी बाकी है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को कैरेक्टराइज किया, इस कैथोड रेज को कैरेक्टराइज किया। और कैसे कैरेक्टराइज किया, एक हम लोग ब्रीफ उस पर डिस्कशन, एक ब्रीफ जानकारी आपको हम दे सकते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जे थॉमसन ने, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि कैथोड रेज पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़ता है, तो जे थॉमसन ने एक सेटअप इस्टेब्लिश किया
जिसमें इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक इफ़ेक्ट स्टडी किया जा सके और मैग्नेटिक फील्ड का भी इफ़ेक्ट स्टडी किया जा सके। और उस सेटअप में उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट किया कि जब दोनों फील्ड एक साथ अप्लाई करेंगे और एक कैथोड रेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब कैथोड रेज वहाँ होगा जहाँ वो बिना किसी फील्ड के प्रेजेंस में था, तो हम उस समय क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसका स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बराबर है। और तब उसके एक्सप्रेशंस को लिखकर और E/m रेशियो कैलकुलेट किया गया। और E/m रेशियो कैलकुलेट करने के बाद जब उसमें डिफरेंट गैसेस भरे गए, डिफरेंट इलेक्ट्रोड मटेरियल्स लगाए गए, तो पाया गया कि E/m रेशियो एकदम कांस्टेंट रहता है, वो नहीं बदलता है। और यह इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी सब्सटेंस में, सभी सब्सटेंसेस में होते हैं और वो एक फंडामेंटल पार्टिकल हुआ। और ये सबसे बड़ा एक्सप्लेनेशन था इलेक्ट्रॉन के फंडामेंटल पार्टिकल्स होने का। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जब E/m रेशियो हमने चार्ज बाई मास रेशियो निकाल लिया है और इलेक्ट्रॉन का फिर मिलिकन्स मेथड से, मिलिकन्स वाइल ड्रॉप मॉडल से हम उसका चार्ज निकाल लेते हैं। तो जब E/m रेशियो पता है, E पता है, तो m निकाल लेंगे। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन को वेल कैरेक्टराइज कर दिया गया और उसको एक फंडामेंटल पार्टिकल्स के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब तो एक पाथ मिल गया, डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट, एक रास्ता मिल गया, एक वे हमको पता चल गया कि हमको कैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर करने हैं। और उसी को आधार बनाकर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मेसॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, क्वार्क, बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स डिस्कवर किए गए। और उनमें से हम 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। वही पढ़ना भी हमको, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और तब इसके बाद फिर हम इसका क्लासिकल मॉडल, एटॉमिक मॉडल जो पढ़ेंगे, क्लासिकल मॉडल, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अभी मैंने आपको केवल ये समझाया है, क्योंकि इस पर इतना लेक्चर इसलिए दिया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो थी वो पहली डिस्कवरी थी। इसके बारे में हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो भी बातें हुई, जो ऑब्जर्वेशंस मिले, जो भी काम किए गए, क्यों किए गए, उसके पीछे कारण क्या था। कुछ न कुछ भी जो आप करते हैं वो तो एक टारगेट करके, प्लान करके करते हैं ना, कि हमको क्या पाना है, जिसके लिए हमको ये काम करना होगा। तो इसी दरमियान काम किए गए और उनका जो ऑब्जर्वेशंस मिले, उनका जो कंक्लूजन्स है वो आपके सामने रखे गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज का कैरेक्टराइजेशन कैसे किया जा सकता है, E/m रेशियो कैसे निकाला J.J. थॉम्सन ने, और फिर हम लोग कैथोड एनोड रेज की डिस्कवरी, फिर प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। एक रिक्वेस्ट है हमारे व्यूअर्स से कि लाइक जो है, आप जब देखते हैं तो लाइक देना भूल जाते हैं, पता नहीं। तो व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन लाइक बहुत कम है। तो कम से कम एक बार लाइक को प्रेस कर लीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब करें, इतनी देरी क्यों। और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो हम आपसे विदा लेते हैं, अगले वीडियो में फिर से भेंट होगी। धन्यवाद।